दुनिया का हर आदमी पंडित के पास जरूर जाता है 2 कुंडलियां लेकर, एक अपनी अर्धांगिनी की। तो भाई गुण मिलते नहीं है या फिर मिलते हैं। अगर समझो किसी के गुण नहीं मिल रहा और उन्हें फिर भी शादी करनी है, 36 में से 35, 34, 30 गुण भी मिल रहे होते हैं। कुंडली देखते सारे हम बता देते हैं कि ये डिवोर्स के लिए कुंडली आई है। मैं मंगलीक हूँ, अगला नहीं है, तो नहीं करनी चाहिए शादी। अगर मैं चला गया किसी आचार्य के पास अपनी कुंडली और अपना हाथ और अपना नंबर सब लेकर, किस लेवल तक पढ़ा जा सकता हूँ मैं? उसमें सबसे पहले तो नेचर पता चल जाएगी, बहुत करियर की ग्रोथ पता चल जाती है। ये पता चल जाएगा कि इसका सोचने का तरीका क्या है इंसान का। ये बहुत मनी माइंडेड है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, और ऐसे शॉर्ट रेट पता चल जाएंगे। ये अच्छा, ये सिकंदर नेपोलियन टाइप लोग या समझो नरेंद्र मोदी टाइप आदमी है, ये इनकी कुंडली से पता लग जाता है कि 40 साल 60 साल बाद तुम्हारा वो मुकाम होगा जो आज है? ये पता चल जाता है। वास्तु सबसे ज़्यादा 2 चीज़ों पे बेस्ड है। पहला है सन की डायरेक्शन और दूसरा है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। बट ऑन अ सीरियस नोट, आई वॉन्टेड दिस कॉन्वर्सेशन टू हैपन क्योंकि हम सब बड़े तंग हैं। बहुत कुछ ना उल्टी सीधी चीज़ें हम सभी की लाइफ में होती रहती हैं और फिर हम भागते हैं उन चीज़ों के सोल्यूशन के लिए। और जो हम सोल्यूशन ढूंढने के लिए बैठते हैं ना, तो सोल्यूशन हमें मिलते नहीं है। तो कुछ लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि भाई ऐसा है कि गाय को चारा डाल दो और पानी में सिक्का फेंक दो और अपनी ग्रह दशा के हिसाब से पीला रंग पहनकर नीला पहनना शुरू कर दो, तो तुम कल ही अमीर हो जाओगे, तुम्हारे रोग सारे मुक्त हो जाएंगे, जो लड़की तुम्हें पसंद है वो पक्की तौर पर मिल जाएगी, और जो नौकरी कभी पक्की हो नहीं रही वो पक्की हो जाएगी। और इन मिथ्स के ऊपर बात करने के लिए मेरे पास हैं सिद्धार्थ कालिया। क्या हाल चाल है भाई? ठीक ठाक? बहुत अच्छे, नमस्ते, सत श्री अकाल आपको भी और जो हमारे देख रहे हैं आज उन सबको भी। कैसी थी इंट्रोडक्शन? अच्छी थी ना? बहुत अच्छी। वो हमारे यहाँ पे एक कहावत है एस्ट्रोलॉजी में है कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। तो ज्यादातर लोग कहते हैं गुरुजी कैसे हो, गुरुजी कैसे हो, जो हम अवॉइड करते हैं वैसे। अच्छा। बट घर वाले या दोस्त कहते हैं हाँ भी किदा। हाँ, वो फिर गुरुजी तो बहुत औखा हो जाना कहना। इसलिए आपके साथ 16-17 साल बाद तुम्हें गुरुजी कहना मुश्किल हो जाएगा 30 साल की उम्र में। That's fine. बट वेलकम, थैंक यू फॉर डूइंग इट। बातें तो काफ़ी की जा सकती हैं। ही इज़ अ वेरी स्मार्ट गाय, वेरी एजुकेटेड गाय, ही नोज अबाउट मैनी थिंग्स इन लाइफ। पर इसकी एक खूबी है कि ये जो पढ़ता है उसको जैसा है वैसा ही दिखाता है। और जब इन्होंने एस्ट्रोलॉजी को अच्छे तरीके से परखा, जांचा और अपने इंस्टाग्राम के थ्रू लोगों तक पहुंचाया, तो इट गॉट वेरी मच फेमस, खासकर जिस एरिया में हम लोग बैठे हैं वहाँ पर। तो पहले तो एक ये बताओ, हाउ इज़ द जर्नी बीन फ्रॉम नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी एंड नाउ आई वुड से कि यू आर स्टिल अ स्टूडेंट, राइट? पर जितना भी आया, क्या है, कैसे है, हाउ इज़ द जर्नी बीन राइट नाउ? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कृष्णा। पहले तो ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई मैं वहाँ पे भी आऊँगा, लेकिन ये जर्नी कभी एंड नहीं होती। तो आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया, स्टूडेंट, क्योंकि इसमें हमेशा ही आप स्टूडेंट रहोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर आपको लगता है कि मैं इसमें एक्सपर्ट हो गया, इसलिए मैं एक्सपर्ट वर्ड कभी यूज़ नहीं करता अपने लिए इसमें। तो यू ऑलवेज हैव टू बी अ स्टूडेंट इन दिस और इन एनी फील्ड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। पहले तो दूसरा, जर्नी स्टार्ट होने की बात ऐसी थी कि सॉर्ट ऑफ आई वाज बोर्न इनटू इट, कि टिपिकली जैसे ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ। तो आई एम नॉट सेइंग कि ब्राह्मण में पैदा होने से आप एस्ट्रोलॉजर ही बन जाते हो, बट आई हैड द राइट कंडीशंस, आई वुड से। हाँ, कुछ मेरे जैसे भी पापी ब्राह्मण होते हैं। एंड देन मूविंग फॉरवर्ड, घर में माहौल काफ़ी स्पिरिचुअलिटी वाला ही रहा हमेशा फैमिली के साथ। तो वी वर ब्रॉट इन दोज कंडीशंस। और एस्ट्रोलॉजी में ऐसा हुआ कि जैसे हम छोटे थे, तो आई वुड से कि 8 या 9 साल की उम्र से ही जर्नी शुरू हो गई। तो मेरे चाचा जी, जो कि ही इज़ अ लॉयर इन आवर होम टाउन, तो ही इज़ ऑल्सो अ वेरी नोन एस्ट्रोलॉजर इन आवर सिटी। तो हम क्या करते थे, तो जब हमारी छुट्टियां होती थी, मैं और मेरा कज़न जो उनका ही बेटा है, तो हम उनके पास जाके बैठ जाते थे उनके ऑफिस में। अच्छा। तो वो हमें ना टेस्ट करते थे, पहले सिखाते थे फिर टेस्ट करते थे। तू बता, तेरी जैसे वो ट्रिविया होता है ना कि अब तेरी बारी, तू बता जुपिटर कौन सी राशि का लॉर्ड है, सजिटेरियस का
लॉर्ड कौन है। तो ऐसे हमें टेस्ट करते थे, तो हमारा कंपटीशन चलता था। तो वो बेसिक्स जो है वो 8-9 साल की उम्र से शुरू हो गए, वहां पर हो गया सेट है। हाँ। बट इसको परस्यू करने में फिर आई वुडंट से कि मैंने उनसे फॉर्मली या आगे बहुत ज़्यादा फॉर्मल स्ट्रक्चर से या प्रोफेशनली उनसे सीखा हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि आई हैड टू परस्यू माय एजुकेशन इंडिया में भी, ओवरसीज में भी। तो दैट वेंट ऑन एंड देन आई हैड अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम वेरी डिफरेंट सोर्सेज सो फार। ओके। तो अब अगर हमने फॉर्मल एजुकेशन भी ले ली है, इस पर जितनी भी हो सकती है, स्टिल ऑन गोइंग, एवरीथिंग इज लाइक दैट। तो ये जो पचड़े हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, मुझे अपना भविष्य जानना है इससे रिलेटेड, क्या साइकी समझ आती है इसमें लोगों की? क्योंकि अगर कोई क्लाइंट आता है, यूजुअली मेरा इस चीज़ पर मानना हमेशा से ये रहता था, क्योंकि है तो वही है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि वाले बंदे हम। तो मेरी हमेशा ये रहती थी कि यार अब कोई तंग होगा तभी तो आएगा। तो तुम अगर 4 पॉइंटर्स वो वाले बता दो कि जिसमें यार हाँ कि वो शनि ऊपर नीचे है तो इस वजह से तुम्हारा कारोबार ठीक नहीं है, या फिर है ना कि तुम रोग है, ये है वो है, कि साइकोलॉजिकली भी एक एस्ट्रोलॉजर कुछ पढ़ता है कि जस्ट लिटरली अबाउट विद्या, कि जो विद्या बोल रही है वहां पर वही सत्य है? देखो कृष्णा, मैं शुरू इस बात से करूंगा कि एस्ट्रोलॉजी एक $1 बिलियन इंडस्ट्री है आज के टाइम पे। you can jump into this industry at any time with or without knowledge. ये बात सही है। And you will still make money. और आप इसमें आज भी घुस जाओगे बिना नॉलेज के भी, you can replace your current job या salary many times over with that. अब वो डिपेंड करेगा how dirty work you do in that. On the top of that, ये इंडस्ट्री ऐसी है, because I am in this industry for very long time, तो I have seen every bit of it. तो इसमें इस इंडस्ट्री में आप जितना ज़्यादा डर्टी वर्क करोगे, आपकी इमेज एक्चुअल में उतनी ज़्यादा अच्छी है। ओके। तो इट्स अ टोटली ऑपोजिट सिनेरियो इसमें, इस मामले में इसमें होता। और मैंने देखा यार पिछले शायद पोस्ट कोविड ज़्यादा बूम 2 चीज़ों ने इंडिया में बूम किया। एक रिटेल इन्वेस्टर्स इन सेंसेक्स और एक इन्वेस्टर्स इन एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी। तो 2-4 तो मैंने भी घोट कर पी लिए कि अगर आपका मूलांक 1 है तो आप ऐसे हैं, मूलांक 2 है तो आप ऐसे हैं। थोड़ा बहुत फ्रॉडी मैं भी मार लेता लोगों के साथ, नहीं चाहिए आजकल। हाँ, पर हाउ डज इट वर्क इन रियलिटी? मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि एन एस्ट्रोलॉजर हैज टू बी अ वेरी गुड मैथमेटिशियन फर्स्ट। अगर आप अच्छे मैथमेटिशियन नहीं हो तो आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं हो। इसको मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे अब क्या है, आपने कोविड वाली बात की, अब रीजन क्या है कि आज के टाइम पे एस्ट्रोलॉजी की एप्स बहुत ज्यादा हो गई। हाँ। सो आपको करना क्या, यू जस्ट पंच इन योर डे टाइम एंड प्लेस, आपके सामने कुंडली आ गई। यूट्यूब खोलो साथ में और देखते रहो, शनि यहाँ बैठा है ऐसा हो जाएगा, 3 नंबर वाले ऐसे हो जाएंगे। तो यू स्टार्ट टू कनेक्ट द डॉट्स, जो कि एक्चुअल में कोई उसका फैक्ट नहीं है। दैट्स वेयर साइकोलॉजी कम्स इनटू एक्शन, जो आपने पहले बोला था। ये साइकोलॉजी की गेम वहां से शुरू हो जाती है, प्रेडिक्शन नहीं होती वहां से। अब क्या है कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जैसे यूएस में एक सर्वे हुआ था जिसमें उन्होंने छोटे बच्चों से बेकन के बारे में पूछा था। ओके। तो यू वोंट बिलीव कि आधे से ज्यादा या नियरली आधे बच्चों ने ये सर्वे में बताया था कि बेकन जो है वो पेड़ों पे लगता है। अच्छा। उनको ये लगता था। ओके। क्यों ऐसा क्यों लगता था? क्योंकि इट इज सो एक्सेसिबल। हाँ। यू कैन गो टू द सुपरमार्केट, यू पिक इट अप फ्रॉम द शेल्फ एंड यू ईट इट। हाँ, you go to the restaurant, you eat it. हाँ. You don't see the scenario behind. हाँ, कि वो किस जानवर को काट कर क्या बना। हाँ, वो तुम नहीं देख रहे हो। हाँ, यहाँ से पॉइंट मेरा ये था कि you don't know the story behind. जैसे शेल्फ पे फूड मिल रहा है, बेकन मिल रहा है, तो ऐसे ही आप ऐप के ऊपर डिटेल डाल रहे हो तो आपको सामने दिख रहा है कि मेरे चौथे घर में केतु बैठा है, चौथे घर में ये बैठा है, मेरे यहाँ पे शनि बैठा है। तो आप उससे आपको लगने लग जाता है मेरे को एस्ट्रोलॉजी आ गई। लेकिन एस्ट्रोलॉजी शुरू कहाँ से होती है? बेसिक से। ओके। आपको ये पता है कि वो कैसे आया है वहां पे। अच्छा। कैन यू मेक चार्ट विद हैंड? कुंडली बना सकते हो हाथ से? पहले वो भी तो आए ना। ओके। तो उसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि जितने एस्ट्रोलॉजर आज के टाइम में बने हैं, स्पेशली पोस्ट कोविड, इनमें से
आप इंटरनेट से किसी को भी उठा लो, उनको हाथ से कुंडली बनाने के लिए बोल दो, कोई नहीं बना पाएगा, कोई नहीं बना पाएगा। नहीं बना। हाँ, मैंने ये नोटिस किया वैसे, लेटली आई हैव सीन इट बैक इन इंडिया ऑल्सो। चलो यहाँ पर तो इतने लोग नहीं मिलते तुम्हें, पर हाँ ये मैंने देखा कि अगर कहीं मंदिर में भी कोई पंडित जी बैठे हैं तो वो भी ही विल ऑल्सो कि चलिए मैं खोलता हूँ इस पर डाल के मैं बता देता हूँ, और फिर वो जेनेरिक बातें जो एप्लीकेशन बताती है तुम्हें वो भी वहीं सेम बता देते हैं। एग्जैक्टली ये ऐसा होता है। पर मेरा क्वेश्चन इस पर ये रहता है, ये नहीं है कि कोई किस तरह से कुंडली बना, किसी को हाथ से बनानी आती है या कोई एप्लीकेशन से बना रहा है या फिर कोई फ्रॉड है या नहीं है। मेरा क्वेश्चन सबसे पहले विद्या पर है कि हाउ साइंटिफिक और अनसाइंटिफिक इज इट। एक अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर मैं अपना चार्ट दिखाता हूँ और कोई मुझे कहता है कि भाई अगले 10 साल में ना तुम्हें हार्ट की प्रॉब्लम आएगी, ये गारंटीड है कि आज 2025 चल रहा है, 2029 में ना तुम्हें हार्ट की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, है ना। अब जब ये मुझे कोई कह रहा है कि 4 साल बाद ये होगा तेरे साथ, हाउ मच परसेंटेज ऑफ अ चांस गिवन कि वो बंदे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो सही होगा? अगर मैं अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर लूँ तो नहीं होगा, कि या फिर अगर उसमें लिखा अगर होगा तो होगा ही होगा? व्हाट इज इट? इसमें दो चीज़ें हैं। पहले तो यह है कि एस्ट्रोलॉजी को दो तरीके से यूज़ किया जा रहा है इस टाइम पे। एक उसका है प्रेडिक्शन पार्ट, एक उसका है रेमेडी का पार्ट। ठीक है, तो रेमेडी बहुत ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ नहीं है। रेमेडी इज अ शॉर्टकट टू बिकमिंग एन एस्ट्रोलॉजर। बात चैलेंजिंग वहाँ पे अगर आप प्रेडिक्शन करना सीख पा रहे हो या नहीं। अब जो आपका क्वेश्चन है वो उस पार्ट में आ रहा है कि प्रेडिक्शन, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट रॉन्ग, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेडिक्टिंग थिंग्स, नॉट टू 100%, क्योंकि उसमें हमारी एक एज अ ह्यूमन भी लिमिटेशन है किसी चीज़ को, क्योंकि उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए हर चीज़ को। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे को किसी की कुंडली में दिख रहा है कि ये लड़की है कोई, मान लो 19 ईयर्स ओल्ड, इसकी मुझे दिख रहा है कि 22 साल की उम्र में भी शादी का योग बनता है, 26 में भी बनता है और 28 में भी बनता है, लेकिन मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि उसकी शादी इन तीनों में से कहाँ पे होगी। ओके, क्यों? इफ शी इज रेडी टू गेट मैरिड एट 21 तो उसकी सबसे पहली वाली दशा में हो जाएगी उसकी, या ऑब्वियस, ठीक है। अगर वो बाकी नहीं में ready नहीं होगी, है, अगर वो 27 तक खुद मन नहीं बनाया उसका, वहाँ पे फ्री विल आती है। 27 में जाके उसने मन बनाया तो 28 वाली दशा में, तो वहाँ पे मेरे पास कॉन्टेक्स्ट होगा कि वो किस पॉइंट इन टाइम मेरे पास आ रही है, तो ये है कॉन्टेक्स्ट। ठीक तो है। जो आपका क्वेश्चन था कि प्रेडिक्शन करना है, एक तो उसमें कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है, अब ब्लाइंडली नहीं बोल सकते। और अगर आप बहुत अच्छी प्रेडिक्शन करना जानते हो तो यू कैन कम टू दैट पॉइंट जहाँ पे आप कह सकते हो कि 29 की एज में तुम्हें हार्ट अटैक आएगा, तो दैट विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। ओके, ये पॉसिबिलिटी है। यू कैन से स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, आएगा ही आएगा, वो मुश्किल है। सम इवेंट्स आर देयर जिसमें जैसे करियर की बात करें तो करियर के अप्स एंड डाउन्स यू कैन प्रेडिक्ट वेरी क्लोजली। कुछ इवेंट्स ऐसे हैं, कुछ में सिर्फ इंडिकेशन, तो वहाँ पे हम प्रिकॉशन से बच सकते हैं। अच्छा, कईयों में सिर्फ इंडिकेशन ही आती है और कईयों में यू कैन काइंड ऑफ गारंटी इट। यस, मतलब मैं 20 साल का हूँ, काश मैं होता, पर मैं 20 साल का हूँ और अगर मेरे लिखा कि भाई 23 में भी हो सकता है, 27 में भी हो सकता है और 30 में भी हो सकता है शादी, ये इंडिकेशन है ना। पर शादी होगी ही होगी, ये गारंटीड है? या फिर मैंने अब रीफ्रेज करता हूँ, जैसे मैंने काफ़ी लोगों को सुना, मेरे साथ ये हुआ भी हुआ कि आई बीन टोल्ड कि 23 में शादी लिखी है और वो होगी अगर, तो वो टिकेगी नहीं, तो करवानी नहीं है, करवानी लेट है। तो जब ऐसी चीज़ अगर इस प्ले में आती है तो वो हाउ डज दैट वर्क? वो क्या सीन है, वो क्या सिनेरियो है? वहाँ पे हमारी फ्री विल काम करती है कि शादी एक ऐसा इवेंट है जिसमें आपकी फ्री विल साथ में है कि अगर आपकी 23 में शादी लिखी है, इफ यू डोंट एग्जीक्यूट इट, इट विल नॉट हैपन। बट अगर मैं कह रहा हूँ कि 23 में आपका बिजनेस लॉस लिखा है, यू कांट ऑप्ट आउट ऑफ इट। हाँ, तो वो होना है। एंड द परसेंटेज ऑफ दैट हैपनिंग इज ऑलमोस्ट गुड इनफ, दैट विल हैपन रिगार्डलेस। और अगर यही अब इस पर आ जाता है मेरा सवाल कि बहुत से लोग मुझे ये कहेंगे कि भाई 23 में ना तेरा बिजनेस का लॉस है ना, और फिर कहेंगे ये फला स्टोन डाल ले, या फिर ये पानी में ये दबा आ, या फिर ये धरती में ये कर दे, वो कर दे, तरह तरह के उपाय और रेमेडीज बताएंगे। डू दे एक्चुअली वर्क? नो, दे डू नॉट। किसी भी तरह का नहीं।
इसमें सिर्फ हमारी एस्ट्रोलॉजी विल हेल्प यू टेक द राइट स्टेप्स एट द राइट टाइम्स। कि अगर आपका इस सर्टेन टाइम में लॉस लिखा है, आई विल सजेस्ट यू नॉट टू टेक एनी बिग बिजनेस डिसीजन दैट पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, मतलब ये है कि अगर 1000 तुमने गंवाने तो तुम 2000 और मत इन्वेस्ट कर देना कि वो फिर 3 चले जाए। एग्जैक्टली, वी कैन मैनेज द थिंग्स, बट हम वो नहीं कर सकते कि भैया मैं स्टोन पहन लूंगा तो मेरी जिंदगी पलट जाएगी। पर ये तो फिर इंडस्ट्री तो थ्राइव इस चीज पर करती है। ये जितने भी हीरा पन्ना नीलम मैंने सुने हैं, एक आध तो मैंने भी पहन रखा, अब ये इसे क्या कहते हैं पता नहीं। तो क्या फिर ये फिर पहना ना पहना एक बराबर है? They do impact to some extent, especially gemstones, but अच्छा। they will not change your life. अच्छा, जो तुमने भोगना वो तुम भोगोगे ही। हाँ। ये थोड़ा सा क्या कर देंगे उसे, फिर थोड़ा प्रीमियम कर देंगे उसे। हमारे क्या है कि अभी करंटली साइकोलॉजी ऐसी है कि स्पेशली हम ओवरनाइट सक्सेस चाहते हैं। या दैट इज ट्रू। ठीक है, मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं एज अ फुल टाइम अकाउंटेंट भी काम करता हूँ। तो हमारी कंपनी में क्या है कि जहाँ पे कुछ डिसीजंस या कुछ चीज़ सही नहीं जा रही, वी लुक एट स्ट्रेटजीज, इसको कैसे ठीक करना है, व्हाट इज गोइंग रॉन्ग। इंडिया में क्या होगा, अगर बिजनेस ठीक नहीं चल रहा तो करेंगे मेरे को मैसेज आते हैं कि मेरे बिजनेस पे किसी ने जादू टोना किया। समझ रहे हो ना? पहले वो तो देखो ना कि स्ट्रेटजी ठीक चल रही है आपकी बिजनेस करने की। टूना आप ही कितना आया है। लोग करी पेमेंटा नहीं करनी, बाद जो कहना है कि काम नहीं चल रहा। नहीं, पर अच्छा, वैसे इस पर एक और खोल दिया कि जादू टोना ये होती हैं चीज़ें। मैं तो बहुत इरिटेट होता हूँ, सुनने में बहुत कुछ मिलता है कि भाई ये ना किया करो, ये टूना हो जाता है या फिर नज़र लगती है। ये सब एस्ट्रोलॉजी इन चीज़ों में कुछ किसी तरीके से इसकी कोई गवाही देती है कि दीज थिंग्स एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट? और इसमें देखो, पहली बात, मैं इस चीज़ को ना तो एक्सेप्ट करूँगा ना ये डिनाई करूँगा कि कोई जादू टोना, नज़र या कोई वशीकरण है नहीं है। मैं ये बोलूँगा, कमिंग फ्रॉम अ प्योर एस्ट्रोलॉजी पर्सपेक्टिव, दीज थिंग्स डू नॉट फॉल इन दैट कैटेगरी। तो जब वो बाबा जी कहते हैं अगर मन चाहा प्यार चाहिए तो वशीकरण के लिए मिलिए, तो वो फिर मन चाहा प्यार में ही दिलवा पा रहे हैं कि वो स्कैम कर रहे हैं? बाबा जी का तो अपना बिजनेस एक्सपैंड नहीं हो रहा। पर अगेन, अच्छा, जब हम ये एस्ट्रोलॉजी पर आ रहे हैं तो उसका जो अब जिस चीज़ ने बहुत आग पकड़ी है, न्यूमरोलॉजी ने, मेरा इंस्टाग्राम भर गया लोगों से सुन कर कि 6 वाले ऐसे होते हैं, 24 वाले वैसे होते हैं, 5 वाले वैसे होते हैं। ये कैसे प्ले करती है इसके अंदर? देखो, न्यूमरोलॉजी डज प्ले अ रोल इन कंजंक्शन विद एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो अम्ब्रेला टर्म क्या है कि ये अपने अपने लेवल पर हैं, दोनों अलग चीज़ें? दोनों अपने अपने लेवल पे हैं कि आपको ये देखना है कि व्हाट एंगल और व्हाट पार्ट ऑफ योर लाइफ या व्हाट इवेंट ऑफ योर लाइफ यू आर लुकिंग एट। आप मैरिज का एस्पेक्ट देख रहे हो या आप करियर का एस्पेक्ट देख रहे हो या आप मैच मेकिंग का एस्पेक्ट देख रहे हो, तो आपको उस अकॉर्डिंगली उस साइंस में ज़्यादा देखना पड़ेगा। अच्छा, मतलब नॉट एवरीथिंग इज मेंट फॉर एवरीथिंग। ना, एस्ट्रोलॉजी कैन नॉट आंसर यू एवरीथिंग। अच्छा, दैट इज द लिमिटेशन, एंड न्यूमरोलॉजी कैन नॉट आंसर यू एवरीथिंग। पर जो वो एस्ट्रोलॉजी ने बता देना वो न्यूमरोलॉजी ने नहीं, और वाइस वर्सा है। एग्जैक्टली। तो समझो मैं अपना हाथ भी ले आया, मुंह भी ले आया, कुंडली भी ले आया और न्यूमरोलॉजी भी ले आया। तो अगर मैंने कहा कि भैया सिंपल सादा सीधा सादा आदमी हूँ, पढ़ाई करके हटाऊं, शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, काम कौन सा होगा और घर कब बनेगा और गाड़ी कब आएगी? बहुत अच्छी बात की आपने। और मैं हमेशा के लिए अमीर रहूंगा कि नहीं रहूंगा, बाद में यश मिलेगा, फेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एमपी बन जाऊंगा या एमसी टाइप बन जाऊंगा अपने एरिया का कि नहीं, ये सब चीजें प्लीज कवर करके बताएं। कौन सी विद्या बताएगी, कौन सी नहीं बताएगी? देखो, अगर आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर एक्चुअल में बनना है तो आप 4 चीजें पकड़ लो। आप मैरिज में एक्सपर्टीज ले लो देखने की, आप करियर में ले लो, चाइल्ड बर्थ में ले लो, और एक चौथा जिसको मैं स्पिरिचुअलिटी कहता हूँ। मेनली ये ज्यादातर क्वेश्चन रहते हैं। वेस्टर्न मेरे जो क्लाइंट है उनके स्पिरिचुअलिटी को लेके क्वेश्चंस काफी रहते हैं। स्पिरिचुअलिटी एज इन देयर स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ, दैट इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन नाउ। व्हाट विल बी माय स्पिरिचुअल ग्रोथ? स्पिरिचुअल ग्रोथ मतलब कि मोक्ष निर्वाणा टाइप ढूंढ रहे हैं हम लोग। एग्जैक्टली, विल दिस बी माय लास्ट लाइफ? अच्छा, हाँ, क्योंकि हम तो रीइंकार्नेशन वगैरह में
है ना, हमारा जो सिस्टम ऑफ बिलीफ्स है वो मानते हैं इन चीज़ों। हमारा- ओके, क्योंकि तो ये हमारी- वेस्टर्न में तुम्हें ज़्यादा देखने को मिलता है, लोग कह रहे हैं कि दोबारा नहीं आना, बहुत हो गया। सही में ऐसा है? वेस्टर्न लोग बहुत पूछने लगे हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, हाँ। बट ये अभी इंडियन, अच्छी बात यह है कि अभी जो मेरे 20s की एज में क्लाइंट्स हैं और 30s की एज के भी क्लाइंट हैं, वो भी ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। सो इट्स नॉट लिमिटेड टू नाउ पीपल इन देयर 50s एंड 60s। ओके, पीपल आर गेटिंग अवेयर। people are getting aware of the fact that they need to be more spiritual, यस, even this early, even when they are 20 Yes. or 30. आई थिंक थैंक्स टू ऑल दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द स्पेस ऑफ लाइफ, जिसमें लोगों को लगने लगा है डिप्रेशन बहुत कॉमन है लोगों में आज के टाइम पे। ये भी पता लग जाता है वैसे। यस, अगर मैं तुम्हें अपना चार्ट दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा, आई सीन दिस पर्सनली, कि जब बताते हैं तुम्हें तो ये भी बताते हैं कि भाई इसमें तुम्हारा मन थोड़ा विचलित रहेगा, थोड़ा ये होगा वो होगा, है ना, तो ये चीज़ें भी पता लगती हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस, हाँ, और ऐसे 3 से 4 कैटेगरीज है, इनको भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कौन सी वाली होगी आपको। ओके, बट देन अगेन तुम अगर मुझे बताते हो कि तुम्हें आज से 7 महीने बाद डिप्रेशन होगा, उसकी रेमेडी नहीं तुम दोगे? रेमेडी टेक्निकली वो नहीं होगी कि अगर मैं बोलूँगा कि पानी में नारियल बहाने से आपकी वो हो जाएगी, तो नहीं। उसको टैकल करेंगे कि कौन सा प्लेनेट किस अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे अफेक्ट करने लगा है, तो उस एंगल से हम उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। आई विल टेल यू फ्यू थिंग्स कि ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना, बेस्ड ऑन योर लाइफस्टाइल एंड योर वर्क। बेसिकली लाइफस्टाइल चेंजेस के ऊपर ही हो गया। मतलब अगर समझो अगेन वहीं पर बात आ जाएगा, किसी को डायबिटीज है तो फिर अपना खान पीन ठीक देखे बंदा, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करे, सॉर्ट ऑफ दैट। यस, एग्जैक्टली। बट इसमें अच्छी बात यह है कि अगर हमारे पास प्रेडिक्शन का अच्छा टूल है तो हम चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। ओके, बट इफ यू आर इन दैट सिचुएशन और फिर बोलो कि मेरे पे ऐसी रेमेडी कर दो कि मेरी डायबिटीज ठीक हो जाए, वो तो पॉसिबल नहीं। तो लोग तो अब तो ये फिर इतनी इंडस्ट्री क्यों चल रही है? क्यों अगर मैं किसी के पास जाता हूँ, और तुम भी शायद उन पंडितों को जानते हो जिन्हें मैं जानता हूँ, कि तुम अगर सिंपल चार्ट भी दिखा रहे हो ना, वो तुम्हारा चार्ट देखेंगे, तुम्हें सब बता देंगे। दे विल नॉट इवन आस्क कि तुम क्या पूछना है, उन्होंने तुम्हें सारा तुम्हारी बायोग्राफी दे देनी है, ठीक है, और फिर कहना बाहर चले जाओ, और बाहर उन्होंने कितना कुछ रखा होगा कि ये पूजा का सामान है, ये चढ़ाने का सामान है, वो दे देना, उन्होंने बिल बनाना है 5,000 रुपये, 7,000 रुपये, तुम पकड़ाते हो, तुम्हें पता भी नहीं लगता तुम्हारे साथ हुआ क्या। तो अगर ये सब नहीं होता तो वाई इन दिस इंडस्ट्री मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर लाइक दैट? इजी मनी। पर सभी के सभी ऐसे हैं। देखो नहीं, इसमें क्या है कि एक तो ये आगे के आगे ऐसे चलता जा रहा है। जैसे कि मैं एज अ टीचर मैं आपको अगर ये सिखाऊंगा अपने स्टूडेंट को कि ऐसा करने से ऐसा होना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल रेमेडी पे नहीं भी आता, मैंने बोल दिया कि शनि वक्री होगा तो ऐसा होने वाला है, ठीक है, तो अब क्या है, वो उसको अप्लाई करना शुरू कर देगा। कॉमन सेंस नहीं यूज करते लोग। अब क्या है कि वो 4 लोगों को और बोलेगा, उस पर वीडियो भी बनाएगा, उसको 40 लोग सुनेंगे, उसमें से 2 लोग आगे सिखाएंगे, तो वो ऐसे आगे की आगे वही कॉन्सेप्ट कॉपी पेस्ट होता जाता है। पीपल डोंट क्वेश्चन इट। मैंने फिर यार उससे याद आ गया वीडियो वाले से, ये बंदे एक आए थे बहुत कि कॉन्वेलेक्सा बोलो पैसा बहुत आएगा। वो भी तो थे, हाथ पे नंबर लिखना है आपको। हाँ, तो वो होता है हरे रंग के पेन से। मैंने वैसे सच में लिखा था 1-2 दिन, आई गॉट फायर्ड, पर चलो वो अलग बात है। पर ये कहाँ स्टैंड करती हैं चीज़ें इन रियलिटी? आर दे इन एनी वे पॉसिबल, इन एनी स्पेक्ट्रम? 0.0001% में भी कुछ प्रैक्टिकलिटी है? अगर मैं ऐसे कोई भी रैंडम नाम लेता जा रहा हूँ, और या फिर मैं रैंडमली लाल रंग के पेन से यहाँ पर 24999 लिख रहा हूँ, तो इट विल चेंज माई लाइफ इन एनी वे और द अदर? देखो, लोग हमारे इंडिया में स्पेशली ज्यादातर ना लाला लैंड में रह रहे हैं। दे आर लिविंग इन अ फैंसी वर्ल्ड, कि मैं ये लिखूंगा तो मेरे पास पैसा आ जाएगा। लॉट ऑफ रील्स कम टू माय फीड ऑल्सो। वो लोग पॉडकास्ट पे बैठ के ये बता रहे हैं कि तुम ये करो, यहाँ पे ये करो, ये उपाय करो, तुम्हारे सोने की ईंट मिलेगी, तुम्हें धन की वर्षा होगी। और लोग
उनसे आगे पूछ रहे हैं कि अच्छा गुरुजी धनु राशि वालों को भी बताओ उपाय, ऐसे कमेंट आ रहे हैं। अच्छा हाँ, ठीक है, वो होता है। ठीक है। तो ये एक फैक्ट है कि लोग बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड है कि मेरी राशि, मेरा मूलांक, मेरा बताओ। तो लोग एकदम से ओवरनाइट सक्सेस चाहते हैं। इसी के ऊपर मेरा बेसिक पॉइंट जो मेजरली मैं इस पर कवर करना चाहता था आज के दिन विद यू वाज कि ये जो ग्रुपिज्म है कि 12 राशियां है ना, 12 ही है ना, तो अगर 12 राशियां हैं और वो 12 राशियों को अगर मैं 100 करोड़ लोगों में बांट दूं, बाकी के 700 करोड़ में मानता हूँ कि चलो नहीं जानते ये सब, 100 में बांट दूं तो कुछ कितना बन गया, कुछ 8-10 करोड़ पर पर्सन बन पूरी गया। पॉपुलेशन को भी करोगे तो 8 बिलियन लोग हैं तो 700 मिलियन पर राशि में आ जाएंगे। हाँ, तो फिर अगर आज मेरी राशि पाइसेस है तो अगर आज लिखा है पाइसेस को कि आज उसके बॉस ने उसे फटकारना है कि तुम टाइम पर आते नहीं हो काम पे बॉस मेरा यहाँ पे साइड है, इस वजह से बोल रहा हूँ, अगर उसने तुम्हें फटकारना है कि तुम काम पर आ ही नहीं रहे हो बेटा, तो वो बाकी के भी 800 मिलियन बंदों को सेम सुनने को मिलेगा। दैट इज व्हाई आई हैव आस्क्ड यू टू बी हियर, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ आता कि ये जो एक ग्रुपिंग है, अगर मैं नंबर कह लूँ तो 9 ही तो नंबर है, तो अगर वो 9 नंबर, अगर 6 नंबर वाला बंदा लग्जरी पसंद करता है तो 6 वाले तो 100 करोड़ लोग हो गए, तो सबके सब फिर करते हैं, फिर बाकी नहीं करते। यही तो सबसे हाउ डज दिस वर्क? यही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो मैं हमेशा पूछता हूँ अपने चैनल पे लोगों को, हाउ डज इट वर्क, कि अगर 700 मिलियन लोगों को आज यात्रा पे ही निकलना है तो सारे कैसे निकल जाएंगे, सबका भविष्य एक जैसा कैसा हो जाएगा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि एज आई सेड अर्लियर कि लोग जो है ना वो सेल्फ सेंटर्ड हैं, थोड़े सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, आई शुड से सेल्फ सेंटर्ड नहीं, सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं। तो उनको उतना ही पता है कि उनका नंबर क्या है और उनकी राशि क्या है। अब मैं जो एस्ट्रोलॉजी को डीप लेवल पे स्टडी करता हूँ या सिखाता हूँ या उसको प्रैक्टिस करता हूँ, मैं अगर इंस्टाग्राम पे बैठ के ये बातें बोलूँगा, प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्स की बात करूँगा, टिल्ट ऑफ अर्थ के बारे में बात करूँगा, वो सारी टेक्निकल टर्म्स यूज करूंगा तो मेरी बात कौन सुनेगा? ठीक है ना, सब लॉर्ड तक, नक्षत्र लेवल तक जाके बात करूंगा तो कोई नहीं सुनेगा। अगर मैं बोलूंगा कि धनु राशि वालों की जिंदगी में आज ऐसे होने वाला है तो फिर सभी के कान खड़े हो जाएंगे। धनु वाले खुश हो जाएंगे कि आज पंडित जी ने कुछ किया है। हैरानी की बात है कि हमारे जो जितना क्राइम रेट है हाई, हाँ, उसमें रेपिस्ट भी आ रहे हैं, हाँ, उसमें चोर भी आ रहे हैं, हाँ, गुंडे भी आ रहे हैं, हाँ, वो कौन सी राशि में आ रहे हैं? सोचने वाली बात है। अब कोई एस्ट्रोलॉजर बैठ के ये बोलेगा कि बलात्कारियों की राशि ये होती है, तो फिर वो राशि के बाकी लोग तो गुस्सा मान जाएंगे। फैक्ट है। इनफैक्ट ये मैंने देखा उन चीज़ों में भी, यू सेड दिस, मेरे अचानक ना माथे पे ठनका। मैंने किसी को ये बोलते हुए सुना था कि क्योंकि सिद्धू मूसेवाला का घर पता नहीं एक तरफ एक साउथ वेस्ट फेसिंग है, हाँ। तो इस वजह से ही डाइड, हाँ। कि इस वजह से वो नहीं रहा। तो फिर बाकी जो साउथ वेस्ट वाले घर हैं तो वो भी थोड़ा ना चल दिए होंगे। टेक्निकली तो साउथ वेस्ट वाली गली में सारे घर ही साउथ वेस्ट फेसिंग होंगे। हाँ हाँ, सही बात है। उसके पैरेलल वाली स्ट्रीट में भी वही होंगे। हाँ, ठीक है ना। तो यू कैन नॉट, अब इसमें जहाँ एस्ट्रोलॉजी में जहाँ पे जिसका वो लिखा है कि इसका यहाँ पे लॉस होना है या जिसकी यहाँ पे डेथ होनी है, वास्तु उसको ओवरकम नहीं कर सकता। इधर ना अच्छा कर सकता है, बुरा कर सकता है। अच्छा, आपने वास्तु की बात इसमें शुरू की, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अभी रिसेंटली तो मेरी एडिलेड की एक क्लाइंट थी, अभी थोड़े दिन पहले बात हो रही थी। सो शी वाज कंसल्टिंग मी फॉर एस्ट्रोलॉजी। देन उसने मुझे ये बताया कि उन्होंने अभी 1 साल पहले अपना घर कंस्ट्रक्ट किया था। तो गलती से उन्होंने थोड़े दिन पहले इंडिया में अपने किसी आचार्य वास्तु एक्सपर्ट जी से बात की। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने बोल दिया कि तुमने अपनी किचन जो है नॉर्थ में कैसे बना ली। किचन का तो जो स्थान है वो साउथ में होता है या साउथ ईस्ट में होगा, तुमने नॉर्थ में क्यों बना ली। तो अब बेचारे वो दे वर ऑन देयर वे टू डिमोलिश दैट किचन एंड पुट इट इन द साउथ कॉर्नर। तो मेरी तभी उनसे बात हुई, तो मैंने उनको बोला रुक जाओ, अभी ब्रेक लो। मैंने उनसे एक बात पूछी कि ये आपका फ्लोर प्लान है। मैंने फ्लोर प्लान देखा कि इसमें आपके दिन में सारा दिन सबसे ज्यादा धूप किचन में ही रहती होगी। एंड शी वाज सरप्राइज्ड, शी सेड आपको कैसे पता वहां पे बैठे हुए? इसमें पता होने वाली बात क्या है, तो कॉमन सेंस की बात है कि यू आर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे आपकी धूप नॉर्थ से होके निकलेगी। तो वो सो कॉल्ड
आचार्य वास्तु एक्सपर्ट जी, उनको ये नहीं पता था कि सन कहाँ से निकलता है। हाँ उन्होंने वो वहीं पे बात आ गई कि ये शॉपिंग सेंटर में जाके अपने शेल्फ से खाना उठाया, तो उन्होंने हाँ रट्टा मारा हुआ है कि किचन जो है वो साउथ में आएगी, विच अप्लाइज प्रेटी फाइन फॉर इंडिया। यहाँ पे तो धूप ही नॉर्थ में आएगी। हाँ, बिकॉज इट्स फ्लिप्ड। एग्जैक्टली तो इसलिए सिर्फ कॉमन सेंस चाहिए होती है आपको वास्तु यूज करने में। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में ना, व्हेन आई वाज इन द मार्केट ऑफ बाइंग अ न्यू हाउस, तो यहाँ पे जो रियल एस्टेट के एजेंट्स हैं वो क्या करते थे, जो भी उनके पास नॉर्थ फेसिंग घर होता था वो उसको ना पता कैसे एडवर्टाइज करते थे, एड्रेस बाद में लिखना, सब कुछ बाद में लिखना, सबसे पहले बड़ा बड़ा कैपिटल्स में नॉर्थ फेसिंग हाउस। हाँ, क्योंकि कहते हैं कि नॉर्थ फेसिंग इज गुड, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है। ओके। और क्योंकि कहा जाता है तो सुना जाता है और आगे कहा जाता है। फेयर इनफ, ठीक है ना। हाँ। तो नॉर्थ फेसिंग का इंडिया में घर होना इज अ गुड थिंग, क्योंकि इंडिया इज वहाँ पे थोड़ा ट्रॉपिकल टाइप ऑफ वेदर रहता है, वहाँ पे हमारे धूप गर्मी ज्यादा रहती है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। हाँ तो वी वांट कि जो सन है वो घर के फेसिंग पे ना आए, ओके। इसलिए हम नॉर्थ फेसिंग लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे धूप साउथ में आती है। अच्छा। जब आप यहाँ पे आते हो, बेसिकली लॉजिक इंड्यूस्ड विद्या, मतलब बेसिकली लॉजिक के ऊपर पॉइंटेड है। एग्जैक्टली ओके। यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे लोग इतना अब लोग यहाँ वहां से याद करके आ गए हैं कि नॉर्थ फेसिंग घर अच्छा है। ओके। यहाँ पे क्या है, नॉर्थ फेसिंग घरों में मैं भी यहाँ पे रहा हूँ, हाँ, तो मैंने अच्छा। क्या नोटिस किया, नॉर्थ फेसिंग जिसका भी घर है, जो देख रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में रहते हैं, तो नॉर्थ फेसिंग घर को देखना आप कभी, सारा दिन धूप तो आपके गैराज के शटर पे पड़ रही है। हाँ, ठीक है। अच्छा। आपको ओके। चाहिए क्या, अब ऑस्ट्रेलिया में टिपिकली आपका घर जो है उसमें लिविंग रूम हाँ या लाउंज आपका घर की एंट्री पे नहीं होगा, पीछे होगा, हाँ, रूम्स आगे होंगे। एंड हैविंग दीज सॉर्ट ऑफ वेदर कंडीशंस, यहाँ पे ठंड ज्यादा रहती है मेलबर्न में, तो आपको धूप चाहिए, आपको सनलाइट चाहिए। नॉर्थ फेसिंग घर में आपके लिविंग रूम में धूप का एक कण नहीं आ सकता। दिन में भी आपको लाइट ऑन रखनी पड़ेगी, हीटर भी ऑन रखना पड़ेगा, अभी धूप नहीं आ रही, तो यू नॉट टेकिंग एनी धूप सारा दिन शटर पे पड़ के जा रही है गैराज के। अच्छा 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 अच्छा। तो ये मतलब बेसिकली इस लॉजिक के ऊपर ये घूमता है। कमिंग बैक टू इट, तो ये जो वास्तु विद्या, वास्तु शास्त्र, राइट, तो ये और एस्ट्रोलॉजी ये कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं? मतलब अगर मैं एक सर्टन चार्ट वाला आदमी हूँ, या फिर मैं एक इस मूलांक वाला न्यूमरोलॉजी में ऐसा हूँ, तो मेरे लिए घर लेने के लिए डिफरेंट वास्तु वगैरह होगा, या फिर ये बिल्कुल डिफरेंट है? हाउ डज इट वर्क? आइडियली तो वास्तु का कनेक्शन पर्सन से नहीं ज़्यादा होना चाहिए, ये लोकेशन से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे मैंने आपको इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बात की कि वहाँ की वेदर कंडीशंस कैसी हैं, क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की विंड कंडीशंस कैसी हैं, उसके अकॉर्डिंग वास्तु होना चाहिए लोकेशन के बेस पे, ओके, रादर देन कि किसी इंसान के बेस पे। लेकिन जो आप बात कर रहे हो दैट इज़ अ वेरी न्यूअर कॉन्सेप्ट, काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है, एस्ट्रो वास्तु, न्यूमरो वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, जो कुछ भी चल रहा है। तो इसे ये मतलब क्या है, इसे थोड़ा सा समझाओ, ये क्या चीज़ हुई? इसमें क्या है कि जो वास्तु के एक्सपर्ट बने हैं वो समझ गए कि अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, लोगों को समझ आ गया कि कहाँ पे किचन रखनी है, कहाँ पे क्या रखनी है। तो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी तो डालना है ना, कि तुम्हारा शनि यहाँ पे बैठा है इसलिए तुम्हारे लिए यहाँ पे किचन होगी। ओके। हाउ विल यू गेट क्लाइंट्स? अच्छा, ठीक है ना। अब एक वास्तु का जो मैंने हमेशा, जो एक होता है ना सिंगल लाइन एजेंडा, है ना, तो मैंने हमेशा एक सिंगल लाइन पॉइंटर, जब किसी ने घर लेना है, कुछ लेना रिश्तेदारी में, हमने भी जब भी खरीदा तो पूछने जाते थे कि कौन सा फेसिंग घर होना चाहिए एंड ऑल दैट। तो साउथ के ऊपर बहुत सुनते हैं कि भाई ये साउथ फेसिंग घर का क्या है। तो अगर समझो मैं साउथ फेसिंग घर लेता हूँ, जो सुनने में आता है कि वो ठीक नहीं है, तो कुछ खराबी करता है वो मेरी लाइफ के अंदर? मैंने हंड्रेड्स घर बनवा चुका हूँ यहाँ पे एज अ वास्तु कंसल्टेंट ऑस्ट्रेलिया में, साउथ फेसिंग। पीपल आर हैप्पियर देन एवर। जो होना है उनकी कुंडली में पहले बता देता हूँ, इस साल में ये होना है कुंडली से, वास्तु से नहीं। साउथ फेसिंग घर मैं खुद साउथ फेसिंग घर बाय कर रहा हूँ। वेस्ट फेसिंग घर भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, प्रोवाइडेड की धूप उसके राइट हैंड साइड से निकलेगी। कौन सा अच्छा नहीं है और क्यों नहीं है? नॉर्थ अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से यहाँ पे। ओके। लॉजिक ही नहीं बनता यहाँ पे नॉर्थ फेसिंग घर का। पर वो धूप के लॉजिक को लगा रहे हो कि कोई इसमें कोई वो है कि तुम चले गए तो तुम गए बस? वास्तु ज्यादातर सबसे ज्यादा दो चीजों पे बेस्ड है,
पहला है सन की डायरेक्शन और दूसरा है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। ओके ओके। जब वास्तु बना था हाँ 10,000 years ago, 8,000 years ago, whenever it was started, so वो एक आर्किटेक्चर था, इट वाज अ साइंस ऑफ आर्किटेक्चर अच्छा उस टाइम पे। तो वो कहाँ पे बना था? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके ठीक है। ठीक है। उसके बाद पिछले 100 साल से हमारे इंडियन लोग बाहर जा रहे हैं, वहाँ पे वास्तु साथ में लेके जा रहे हैं। और कहाँ का लेके जा रहे हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। हमने थोड़ा इसे सुपरस्टिशियस भी बना दिया ना, मतलब बहुत एक ज़्यादा। चीज जो लॉजिक के ऊपर बेस्ड थी, हमने उसे एक वो अंधविश्वास के चक्कर में डाल दिया कि भाई ऐसा होगा। तो मतलब मेरे अब मुझे समझ आया कि तुम अगर बेसिकली कह रहे हो कि ये वाला फेसिंग घर अच्छा नहीं है, तो उसके पीछे लॉजिक है कि धूप नहीं मिलेगी, और मतलब वो सब चीजों का लॉजिक है जो कि Exactly. आर्किटेक्चरल लॉजिक है। एग्जैक्टली। दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद समथिंग सुपर नेचुरल। नो, नॉट एट ऑल। ओके देखो, वो आपकी बात ठीक है। आपने सुना होगा सरताज जी का गाना है, 4 ही तरीके ना बंदा करे कम सदा, शौक ना नाल, प्यार नाल, लालच या डंडे नाल। तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, हाँ। इसमें शौक से, प्यार से काम नहीं होता ज्यादा, इसमें होता है लालच से या डंडे से। डंडे से। ठीक है। लालच क्रिएट करवाओ, यहाँ पे नंबर लिखोगे तो सोने की ईंट मिलेगी, हाँ, तो आपके पास क्लाइंट आएंगे। यहाँ अच्छा। बोलोगे कि आपकी किचन यहाँ पे आपको कैंसर हो जाएगा, तो आपके पास क्लाइंट आएंगे। तो यू हैव टू क्रिएट फियर इन द पीपल्स माइंड। जबकि बेसिकली दिस इज ऑल लॉजिकल। तो बर्थ चार्ट भी ऐसे ही किसी लॉजिक्स के ऊपर बेस्ड होते हैं हमारे? 100%। थोड़ा सा अगर बता सको। बर्थ चार्ट में आपको, एज आई सेड अर्लियर, कि आपको लाइफ के 4 इवेंट्स पकड़ने हैं बेसिकली, उस पे मास्टरी करो। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने बहुत यंग एज में बड़े गलत टीचर से सीखा, वेरी गुड। बहुत गलत इंस्टीट्यूट से सीखा। मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा इंस्टीट्यूट्स के, आपके रेडियो को थोड़ी वो हो जाएगी प्रॉब्लम। लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स इंडिया के जो सबसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, उनसे सीखा, उनके इंस्टीट्यूट्स के हेड्स से सीखा। दे डिडंट मेक एनी सेंस। उनकी बातें मैं आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाओगे। मेरे बहुत साल पहले की बात है, व्हेन आई वाज मच यंगर, तो मैं इंडिया के जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, मैं उनसे सीखने गया। मुझे लगा कि चलो एस्ट्रोलॉजी अब प्रोफेशनली सीखनी है, तो व्हाई नॉट द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट इन नंबर्स। ठीक है, तो मैं उनसे सीखने गया। तो व्हाइल आई वाज स्टडीइंग देयर, तो उन्होंने उस टाइम पे मेरी सिस्टर वाज प्रेग्नेंट। ठीक है, तो मैं एकेडमिक पर्पस से उनके इंस्टीट्यूट के हेड, जो सबसे बड़े टीचर थे, उनसे पूछा कि सर मेरी सिस्टर के पुत्री होगी या पुत्र होगा? ठीक है, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे जो जीजा जी हैं, इनके संतान भाव में गुरु बृहस्पति विराजमान है। ओके इनके तो पहली संतान पुत्र ही होगा। ओके। मैंने बोला गुरुजी, पहली संतान तो पुत्र ही हो चुकी है, अब दूसरे का बताओ। मैं तो दूसरे का पूछ रहा हूँ। अच्छा। तो बोले कि सर दूसरे संतान का जो घर है उस पे भी जो है मेल प्लैनेट्स की दृष्टि है, तो इनकी दूसरी संतान तो पुत्र ही होगा। और क्योंकि इनके संतान का जो मेन पंचम भाव होता है, उसमें गुरु बैठे हैं, बृहस्पति खुद बैठे हैं, तो इनका पुत्र संतान तो इनकी किस्मत में है ही है। ओके, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद जब पता चला, तो वी वर लकी इनफ कि फिर से पुत्री हुई उनको, तो हम चाहते भी वही थे। ठीक है, तो मैं तो उनको एकेडमिक पर्पस से पूछ रहा था, तो मैं वापस गया उनके पास। मैंने कहा कि सर जी, वो आपने पुत्र बोला था, तो पुत्री हुई है। बोले अच्छा। मैं कहा वो आपने बोला था वो गुरु बैठे हुए हैं वहाँ पे, बृहस्पति बैठे हुए हैं 5वें में। बोले अच्छा दोबारा कुंडली दिखाओ। तो जीजा जी की कुंडली दोबारा देखी, तो बोले अच्छा इनका जो गुरु है ना वो शनि और केतु के बीच में आ गया, तो गुरु को पाप कर्तरी दोष लग गया। ओके, इसलिए दोष बड़े बताते हैं। एक तो गुरु को वो हो गया, दोष लग गया, इसलिए पुत्र हो नहीं पाया, गुरु कमजोर हो गया। तो फिर मुझे समझ आ गया कि इनके बस की बात नहीं है एस्ट्रोलॉजी सिखाना। ही उठाना फिल्म में था वो, ये रॉन्ग नंबर है। दोष से नहीं, अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। अच्छा। तो मैंने फिर मजे में समझ गया कि अब मुझे यहाँ से निकलना है। हाँ। क्योंकि ऐसे बहुत से इवेंट्स हो गए थे। तो मैंने फिर मजा लिया उनका। मैंने बोला नहीं मजाक कर रहा था गुरुजी, आपकी प्रेडिक्शन ठीक हुई है, पुत्र ही हुआ है। कह रहे देखा मैंने बोला था गुरु बैठे हैं पुत्र होगा। तो मैंने बोला वो पाप कर्तरी। वो कहते वो क्या है कि जो शनि है ना वो बाल अवस्था में है, तो पाप कर्तरी लग नहीं पाया, अभी लग नहीं पाया। हाँ,
माय गॉड, पर ये चीजों का लॉजिक होता है वैसे? वही तो बात है कि दे आर ऑल हाइंडसाइट एस्ट्रोलॉजर्स। मैं इनको हाइंडसाइट एस्ट्रोलॉजर्स बोलता हूँ। तो हमारी जनरल पब्लिक, उनको मैं बताता हूँ हाइंडसाइट का मतलब होता है कि कोई इवेंट होने के बाद अच्छा, आप डॉट्स को कनेक्ट करो। वो प्रेडिक्शन नहीं होती ना। हाँ, वो तो वही जो हमने स्टार्टिंग जहाँ से की बात की कि हाउ मच इज इट प्लेइंग ऑन द साइकोलॉजी ऑफ द पर्सन। एग्जैक्टली। अच्छा, वैसे एक है, ये पता लगता भी है चार्ट से कि तुम्हारे बेटा होगा या बेटी होगी, या होगा भी कि नहीं भी होगा? एस्ट्रोलॉजी सीखने में, क्योंकि मैं सिखाता भी हूँ, आई एम अ टीचर ऑफ एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो, तो सबसे पहले एक्सेप्ट ये करना पड़ता है कि कुछ चीज़ों के आंसर नहीं है हमारे पास। ओके, ठीक है, पुत्र होगा या पुत्री होगी ये पता चल जाता है। ये एक तरीका है, सबके पास नहीं है लेकिन हमें आता है, लेकिन हम उसका यूज नहीं करते, ये अलग बात है। ओके, अब इसमें एक एडिड पॉइंट है कि कंसेप्शन से पहले नहीं पता चलता। ओके, ओके, if someone is expecting, तब तुम पूछने जाओ तो एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें 3 चीजें हैं। पहला एलिमेंट ये है कि हस्बैंड का चार्ट, दूसरा है वाइफ का चार्ट, तीसरा है टाइम ऑफ कंसीविंग, किस मंथ में कंसीव हुआ था, उसका नक्षत्र चाहिए। वहां से पता चलता है। तो कई लोग तो कुंडलियां जब मिलवाते हैं तो खासकर लड़के वगैरह वालों की साइड से, तो वो तो एक्स्ट्रा सवाल ये डालते हैं कि अगर इनसे शादी होगी तो पुत्र संतान होगी कि नहीं होगी। नहीं हो पाता ना। अब देखो इसमें, और ये बड़ा जेनेरिक सवाल है, दिस इज नॉट कि ये शायद रेयर होगा कि शायद 10 फैमिली में से 1 पूछते होंगे, 10 में से 8 पूछते होंगे। टिपिकली पहले तो बहुत पूछते थे। अब जो यंग कपल्स हैं दे डोंट आस्क दिस क्वेश्चंस। वो प्लान ही आजकल एक बच्चा कर रहे हैं, वो ये पूछते हैं कि कब हमें बच्चा प्लान करना चाहिए। ये कॉमन क्वेश्चन है। अच्छा, जेंडर का क्वेश्चन अब टिपिकली नहीं आता। तो उसमें क्या मतलब कब प्लान करना चाहिए, उससे क्या होगा कि मतलब वी ट्राई टू सी कि फीमेल के चार्ट में प्रेगनेंसी का पीरियड, कि वो आज प्लान कर रहे हैं तो अगले 10 महीने कैसे, 9 महीने कैसे। ओके, जब बच्चा हो सकता है। हाँ, मतलब कि उसमें प्रेगनेंसी में डिफिकल्टी तो नहीं है। अच्छा, इस लिहाज से। ओके ओके, ठीक है। उस महीने से हम उस मैनर से हम मैनेज कर सकते हैं। ओके ओके। अब जितना हो सका, और मतलब आई टेल माय ऑडियंस कि ये एक ही बारी नहीं हमने पकड़ कर लाए हैं ना, दोबारा से हम पकड़ कर ले आएंगे। पर आज हमने हल्का हल्का टच बेस करना है हर चीज़ को। वो हल्की सी वास्तु हो गया, वो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस था, बट थैंक यू, हमने उस पर भी बात की। हल्का सा हमने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर किया। अब जो मेरा फेवरेट है, न्यूमरोलॉजी। ये क्या चीज़ है भाई? अब इसमें क्या है कि अगर मैं 24 को पैदा हो गया और अगर तुम 12 को लेट से पैदा हो गए, तो क्या ये क्या सीन चल रहा है इसमें? ये इतना ज़्यादा, और इसने मेरे ख्याल से, इफ़ यू आस्क मी, इसने वायरलिटी दी है एक तरह की ये पूरी साइंस को, क्योंकि शनि और धनु और ये काल सर्पदोष वगैरह ये तो हम सुन रहे थे बहुत टाइम से, पर जब ये कंसेप्ट है ना भाई 1 नंबर वाला वैसा और 2 नंबर वाला वैसा, तब सब लोगों का थोड़ा ध्यान इस पर हुआ ज़्यादा। तो थोड़ा उसके बारे में बताओ। मैं न्यूमरोलॉजी को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। न्यूमरोलॉजी इज अ ग्रेट टूल, बट जो हमें न्यूमरोलॉजी दिखती है इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इंक्लूडिंग, तो दैट इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। न्यूमरोलॉजी इज मच डीपर देन दैट। इसमें बहुत सी चीजें इंक्लूडेड है, प्रेडिक्ट करने के लिए, पास्ट बताने के लिए, फ्यूचर बताने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए। जो नंबर्स हमें दिखते हैं वो तो एक बड़ी छोटी बात है। बट जो इसमें सबसे कॉमन चलता है वो ये है कि पहले आप 1 से लेके 9 नंबर तक सारे प्लैनेट याद कर लो। 1 सूर्य है, 2 चंद्र है, 3 जुपिटर है, वो याद कर लिए। तो जब आप 9 तक याद कर लिए तो एक दिन में आप न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए। तो लोग ऐसे करते हैं। हाँ, क्योंकि फिर तो 9 ही तो नंबर है। इजी लाइफ। हाँ, जब मैं न्यूमरोलॉजी सिखाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को तो 6 महीने से लग जाते हैं। अच्छा, एटलीस्ट। ओके, 8 भी लग जाते हैं, क्योंकि ये बहुत डीप है एक्चुअल में। ओके। बट इसमें ये कि ऑब्वियसली हर प्लैनेट के ट्रेट है इसमें, क्योंकि न्यूमरोलॉजी इज मोर अबाउट प्लैनेट्स, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अबाउट प्लैनेट्स। अच्छा, ओके। थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात है कि एस्ट्रोलॉजी इज मोर अबाउट हाउसेस। ओके, ठीक है। प्लैनेट का जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है वो न्यूमरोलॉजी से निकलता है। अच्छा, सूर्य तो मतलब जो सूर्य की ट्रेट है वो उस नंबर में कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा या कम पर दिखेंगी, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, बट उसमें वेरिएशन बहुत है। जैसे आप 24 बोर्न हो जी, तो आपके पास 2 भी है, 4 भी है, 24 से और 6 भी है। ऑब्वियसली आप 6 नंबर वाले हो,
तो 6 नंबर वालों को एक जेनेरिक बात बोल देंगे, दैट इज नॉट राइट, ये वीनस है, ये ऐसे होंगे वैसे होंगे। अब उसको बाकी नंबर्स भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे या उसको थोड़ा उसके अगेंस्ट जाएंगे, तो 6 की क्वालिटी को बदल देंगे। अच्छा ठीक है, मतलब अगर कोई 15 वाला 6 है तो वो डिफरेंट हो गया, अगर अकेला कोई 6 है वो डिफरेंट हो गया, 24 वाला वो भी है। हाँ, बट 6 के साथ 8 का कॉम्प्लीमेंट कुछ और है। अच्छा ओके। 6 के साथ बाकी नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट कुछ और है। अब 6 अकेला है तो कुछ और है, मल्टीपल 6 अलग है। अगर आप 24 जून हो तो कुछ और है, उसमें डबल 6 हो जाएगा। अच्छा ओके। तो जो वो 6 की क्वालिटी बहुत चेंज हो जाती है वहां से। तो एक अगर जेनेरिक सा वैसे करना हो कि अगर 1, 10 और 19 वाला कोई है जैसे हम 1 नंबर कहेंगे, तो उसके बेसिक ट्रेड्स क्या हो सकते हैं अगर 1, 2 हो? देखो 1 नंबर उसके पास अगर आ गया उसकी डेट ऑफ बर्थ में, तो हालांकि 1 की वेरिएशन बहुत हो जाती है। 1 की वेरिएशन, 1 इज सन, सन की भी वेरिएशन बहुत है। अच्छा। सन वाला जिद्दी भी हो सकता है, लीडर भी हो सकता है, डोमिनेटिंग भी हो सकता है, कॉन्फिडेंट भी हो सकता है। वो सारे ट्रेड्स उसके 1 की वेरिएशन से पता चलेंगे। ओके। ये कितना ओवर कॉन्फिडेंट है, कितना अंडर कॉन्फिडेंट है। पर कॉन्फिडेंस का 1 नहीं बताएगा। कॉन्फिडेंस का एडजेक्टिव जुड़ा है, अब वो किस डिग्री में घूम रहा है हाँ, वो बाद में देखने के बाद पता एग्जैक्टली। जिसके बहुत ज्यादा 1 हो जाते हैं तो वो थोड़ा मैनिपुलेटिव भी हो जाता है, या परसुएशन की पावर बहुत होती है उसमें। अच्छा, जितने 1 और उतना ही तीखा आदमी हो गया फिर तो। और 2 अगर 2 की बात करूं तो 2 तो जिसके पास ज्यादा है वो उसका अपना ही नुकसान है। अच्छा, मेरे को कहने दो भाई 2 हैं यार मेरे पास, ऐसे मत बोलो। 2 का क्या है, जितने ज्यादा 2 बढ़ते जाएंगे इंसान इमोशनल होता जाता है, और तो वो दिल से सोचता है, सेंसिटिव रहता है। ओके। तो वो दूसरे के लिए परेशानी नहीं, दूसरे तो उसका बेनिफिट उठाएंगे, वो खुद के लिए परेशानी है उसकी। अच्छा। अगेन गोइंग बाय द लॉजिक ऑफ इट है ना, कि तुम ज्यादा अगर इमोशनल हो तो तुम्हें कोई भी बहका सकता है अपनी बातों में डाल। और 3 का ये 3 इज जुपिटर। वो लोग समझदार होते हैं, हमेशा सीखने में, सिखाने में बहुत ज्यादा रुचि रहती है उसकी। ओके। और 3 का ये रहता है, 3 वाले लोग बहुत ज्यादा जस्टिस लविंग होते हैं, मोरल होते हैं। ओके। उनको मोरालिटी चाहिए। बट 3 की वेरिएशन बहुत खतरनाक है। 3 बढ़ते जाएंगे तो इंसान बहुत खतरनाक होता जाता है, फिर वो शातिर हो जाता है। और 4 का तो बदनामी थोड़ी ज्यादा है इंटरनेट पे। हाँ, काफी बदनामी है ना। 4 वालों को लगता है कि उन्होंने गलती कर दी पैदा होके। मेरी लाइफ में जितने भी इम्पोर्टेंट लोग हैं ना, देयर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर 4। तो क्या है 4 का, जाके उन्हें टॉन्चे मारूंगा ना। 4 का देखो, 4 की प्रॉब्लम ज्यादा है अगर उनका डेस्टिनी नंबर 4 है। अच्छा। डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके अगर सिंगल डिजिट 4 बनता है, अच्छा, उनकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडनेस बहुत रहती है। अच्छा, और अगर जिनका सिंगल सिर्फ 4 हो, मतलब जो 4, 13, 22 और 31 वाले, वो वाले अगर 4 हो तो उनका यूजुअली क्या रहता है? वो अगेन आई वांट जनरलाइज इट, वो सारा जैसा 31 वाला है, तो 31 वाले के पास 4 है और 3 और 1 भी है, और उसको थोड़ा अच्छा कर देते हैं। उसके पास कॉन्फिडेंस भी आएगा, स्पिरिचुअलिटी भी आएगी, समझदारी भी आएगी, तो ही कैन, मतलब वो उसको संभाल लेगा। अच्छा, ओके। और 5, 6? 5 इज मोर लाइक टुवर्ड्स मनी, कैलकुलेटिव काफी होते हैं इंसान। ओके। 5 वाले, ओके। उनको थोड़ा पैसे की चिंता रहती है, और अगर 5 बढ़ते जाएंगे, जैसे मान लो 5 मई हो गया, 5 या 5 कोई भी मंथ हो जाए और 1995 हो गया मान लो, या 3-5 हो जाए, तो फिर वो बहुत ज्यादा पैसे के बारे में सोचेंगे। कमाने की बात नहीं हो रही, सोचने की हो रही है बात। वो पैसे के पीछे भागते रहेंगे। कमाएंगे कैसे, वो उनकी कुंडली पे है। अच्छा, ये कुंडली बताएगी कितने, किस लेवल तक कमाएंगे, लेकिन वो स्टिल पैसे के बारे में बहुत सोचेंगे। और ऐसे लोग ऐसे लोग एंजाइटी के प्रोन बहुत होते हैं, इनको एंजाइटी होने की प्रोननेस ज्यादा रहती है, नींद नहीं आती। अच्छा, मल्टीपल 6 की अभी आपका कान देख रहा देखा। ये नुकसान होता है जब तुम्हें कोई ज्यादा जानता हो ना, टेढ़ा सा देखा इसने, क्या बोलूं। कोई नहीं, कुछ भी बोलो, जो सही है वो बोलो भाई। 6 बेसिकली मैं उसको लोगों को जनरलाइज नहीं करूंगा, यहाँ पे नंबर के बारे में बोल दूंगा, क्योंकि 6 की वेरिएशन बहुत है। अच्छा। 6 वैसे नंबर लग्जरी का और लाइफस्टाइल का होता है, ठीक है, तो इनको वो सब पसंद रहता है, अच्छा पहनना, अच्छा खाना। अच्छा, 6 का सबसे कॉमन ये रहेगा कि इनको, ये फूडी होते हैं, इनको खाना बनाना और खाना अच्छा खाना, इसका शौक रहता है। ये बनाएंगे भी तो अच्छा खाना ही बनाएंगे।
मैं तो मूर्ख बनाता हूँ। ये भी करते होंगे ना 6। 7 क्या करता है? 7 जो है वो काफ़ी वैसे अच्छा नंबर है, उसमें स्पिरिचुअलिटी वगैरह आती है। 7 वाले लोग ना हर चीज़ का कारण जानना चाहते हैं। अब 7 वाले लोगों को ये नहीं बोल सकते कि आंखें बंद करके कोई बात का विश्वास कर लो। वो हमेशा उनके पास वाई और क्वेश्चन मार्क खड़ा रहेगा। और 8 और 9 का बताओ फिर, उसके बाद एक मेन सवाल तो तुमसे पूछना रह गया। 8 क्या है? 8 जिसके पास है, सबसे कॉमन जो आपको ट्रेड दिखेगा, हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जनरलाइज नहीं करता, लेकिन एक चीज़ आप में उसमें कॉमन दिखेगी आपको 8 में, कि ये लोग दूसरे का दर्द हमेशा समझेंगे। एम्पैथी, बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक रहते हैं। ओके। हेल्प करने के लिए हमेशा ही खड़े रहेंगे। हेल्प करने के लिए अगर कोई इंसान खड़ा रहेगा वो 8 ही रहेगा। और 9 नंबर आर मोर लाइक 9 के दोनों क्वालिटी से। 9 मंगल है। अच्छा। यहाँ तो इंसान बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव रहेगा, एक्शन ओरिएंटेड रहेगा, और वही अगर 9 बिगड़ गया तो फिर वो जो है वो शांत हो जाएगा बिल्कुल। अब 1 से 9 तुमने ये बता तो दिया, पर मेरी ऑडियंस को ये तो बताओ भाई कि वो 1 नंबर कैसे हैं और वो 2 नंबर कैसे हैं। तो हाउ डू आई काउंट दिस? इसमें आप सिर्फ आपको मूलांक नहीं देखना। ओके। आपको पूरी डेट ऑफ बर्थ देखनी है। अच्छा। जैसे फॉर एग्जांपल 24th ऑफ जुलाई 19। जैसे मैं 24th ऑफ फरवरी 1995 हूँ, तो मेरा क्या नंबर हुआ? अब इसमें आपके पास 24th का 2, 4 और 6 वो भी आ गया आपके पास। तो मतलब 2 + 4 6। हाँ, न्यूमरोलॉजी की भी कुंडली बनती है पूरी। अच्छा। तो इसमें 2, 4 और 6 आ जाएंगे आपके पास। ओके। फेब का 2 भी आ गया, तो यहाँ पे आपके पास 2 हो गया। ओके। इमोशनल तो हो गए आप एज अ पर्सन, बहुत केयरिंग रहेंगे। तो ऐसे वाले मतलब यू विल बी अ वेरी गुड पार्टनर। सुनो प्लीज, थैंक यू। थैंक यू। क्योंकि आप फिर अपने पार्टनर की केयर बहुत करोगे। हाँ, तो अगेन दोबारा सुनो तुम, थैंक यू। ज्यादा नहीं बोलूंगा, पीटेगी मेरे को। तो 6 भी है, तो 2 और 6 का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है ना, हाँ, तो वो एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो जाता है और ऑपोजिट जेंडर में ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। ओ, ये मत सुनो तुम। ये तो वो कह रहा है ये तो धोती खोल रहा है। मैं भाभी को भगा के नहीं, वो मैं समझ गया, बट मेरा बेसिक पॉइंट ये था, जैसे अगर मूलांक कैसे कोई काउंट करे, ये है। अगर सिर्फ मूलांक की बात करनी है तो आपको मूलांक बेसिकली आपका सिर्फ सिंगल डिजिट नंबर होता है। ओके। या तो आप पैदा ही सिंगल डिजिट को होंगे, 2, 3, 4, 5। अगर आप डबल डिजिट में चले गए, जैसे किसी का 15 तारीख है, तो 1 और 5 को जोड़ के 6 बन गया, तो दैट इज ओके, ठीक है। समझो कोई 27 को हुआ तो 2 + 7 9। यस, इस तरह हो गया। एक मूलांक की इंपॉर्टेंस होती है, एक होती है भाग्यांक की, जिसको हम डेस्टिनी नंबर बोलते हैं जी। उस इंपॉर्टेंस उससे भी ज्यादा होती है। ओके, अच्छा। और वो कैसे काउंट होता है? वो होता है कि जैसे आप 24th of Feb 1995 तो सारा टोटल कर दो, उसको सिंगल डिजिट में ले आओ। तो 2 + 4 + 2 + 1 + 1 सॉरी 9 + 9 + 5। यस। और जो भी वो आंसर आएगा, लेट्स सपोज वो आया 33 आया अगर आंसर, तो वो 3 + 3 करके 6 बन जाएगा। ऐसा हुआ। ओके, ठीक है। पर ज्यादा मैटर करता है ये टोटल डेस्टिनी नंबर, वो सबसे ज्यादा करता है। ओके। वो आपकी पर्सनालिटी में आपको बहुत उभर के दिखेगा वो नंबर। अच्छा, जो वो उस नंबर की ट्रेड्स होंगी वो ज्यादा मायने रखती होंगी। और अगर मैं कंपेयर करने बैठूं इन साइंसेस को, तो मैं अगर तुम्हारे पास अपनी कुंडली लेकर आऊं या फिर मैं ये सिर्फ नंबर लेकर आऊं, व्हाट इज बेटर वे? क्या ज्यादा बेहतर है कुछ भी जानने के लिए? देखो, कुंडली लेके आओगे तो न्यूमरोलॉजी तो उसमें से निकल ही जानी है। डेट ही चाहिए उसके लिए, डेट ऑफ बर्थ। बट अगर आप न्यूमरोलॉजी लेके आ रहे हो तो उसमें से कुंडली नहीं निकल पाएगी, क्योंकि उसके लिए टाइम और प्लेस भी चाहिए होती है। बट अगेन, टू कम टू अ कंक्लूजन यू विल नीड बोथ ऑफ दीज। ओके। वन इज नॉट इनफ, डिपेंडिंग ऑन व्हाट सॉर्ट ऑफ इवेंट ऑफ योर लाइफ यू आर लुकिंग एट। अच्छा। जैसे तुमने पहले मुझे बताया कि जैसे तुमने मुझे पहले बताया कि अगर कुछ चीज़ जाननी है तुमने तो वो एस्ट्रोलॉजी में आएगा, और अगर कुछ अलग चीज़ जाननी है तो न्यूमरोलॉजी में आएगा। वो जो हाथ दिखाते हैं हम लोग, वो क्या है? उसमें क्या होगा? देयर आर सर्टेन थिंग्स इन लाइफ जो आपकी पामिस्ट्री से पता चलेंगी, सारी उसमें से नहीं चलेंगी। उसमें लाइफ की डायरेक्शन, अब उसमें पामिस्ट्री में बेसिकली एक तो आपके थंब प्रिंट्स होते हैं, ठीक है, वो आपको बाय बर्थ मिल जाते हैं, वो आपका प्रारब्ध है।
प्रारब्ध का मतलब ये होगा कि वो आप पिछले जन्म से लेके आ रहे हो, उसका इस जन्म से फॉर्मेशन नहीं है। हम्म एक होता है आपकी शेप ऑफ हैंड। हम्म, शेप ऑफ हैंड बनती है आपकी 0 से लेके 8 साल की उम्र तक। अच्छा आप जिस माहौल में रहे हो, जिस लोकेलिटी में रहे हो, उस अकॉर्डिंग आपकी शेप ऑफ हैंड डेवलप हो जाएगी। ओके शेप ऑफ हैंड से आप पता चल जाएगा कि ये बंदा किस रीजन से है, कैसी उसकी सोच है, जो कि पहले से नहीं थी, माहौल के अकॉर्डिंग बनी। अच्छा ठीक हैंड है। वैसे डेवलप होता है। वही कहानी ना, मुझे याद नहीं आ रहा किनकी कहानी है वो, कि किसी ने बताया था कि तुम कोई पढ़ नहीं सकते तो उन्होंने खुद खींच ली थी कहानी। हाँ, वो बाल mythological गंगाधर है। तिलक। जो मैंने सुनी है वो सिकंदर की सुनी थी, शायद नेपोलियन की सुनी थी, शायद कुड भी ऐसे किसी की सुनी थी, बट हाँ। ये अच्छा, ये सिकंदर नेपोलियन टाइप लोग, या समझो नरेंद्र मोदी टाइप, ये इनकी कुंडली से पता लग जाता है कि ही विल बी दिस। अब देखो, अगर वो मतलब समझो अपनी 15 साल की उम्र में दिखाते कुंडली, तो उसमें कोई पिन पॉइंट कर सकता था कि भाई आज से 40 साल 60 साल बाद तुम्हारा वो मुकाम होगा जो आज है। एक्सटेंट ऑफ सक्सेस नहीं पता चलता। किसी का भी ये पता चल जाए ये बंदा मिलियनेयर बनेगा, ये पूछोगे कि भाई 10 मिलियन आने के 12 मिलियन आने, ये कोई नहीं बता सकता। ओके, सो व्हेन समवन टेल्स मी कि आई विल हैव अ कंफर्टेबल लाइफ, वो कंफर्टेबल में जीरो कितने एडेड हैं ये नहीं पता लगेगा। जीरो नहीं पता चलेंगे। उसी तरह से आप किसी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कुंडली को देखोगे तो आपको लगेगा यार ये बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। ओके या आपको लगेगा कि अब कोई 21 साल का एस्पिरेंट आपके पास आता है कि क्या मैं IAS बन पाऊंगा, आपको उसकी कुंडली से लगा इसकी तो कुंडली बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बन ओके जाएगा। इवेंचुअली क्या हुआ, वो IAS बन नहीं पाया एंड ही वेंट ऑन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब ओके बताओ, हाँ मतलब तो 10 मिलियन है कि 20 मिलियन है वो नहीं पता चलना, लेकिन वो उसके नीचे अब हजारों IAS है। पब्लिक लाइफ में वो ये पता लग जाएगा, पब्लिक लाइफ में किस लिहाज से ये नहीं पता लगेगा। हाँ, ओके एक और है थोड़ा क्वेश्चन ऐसा ही है, पर हम लोग बहुत कुछ करते हैं अपनी लाइफ में है ना, हाँ। उल्टी सीधी सब चीजें करते हैं। तो जब अगर मैं चला गया किसी बंदे के पास, सॉरी किसी आचार्य के पास, अपनी कुंडली और अपना हाथ और अपना नंबर सब लेकर, किस लेवल तक पढ़ा जा सकता हूं मैं? क्या क्या पता लग जाता है मेरे बारे में मेरे बिना पूछे? लेट्स ओके, मैं रीफ्रेज करता हूँ, मैं नहीं गया, पर मेरे जो प्रोड्यूसर आज यहाँ पर बैठे हैं वो लेकर गए मेरी कुंडली। तुमने मुझे कभी देखा भी नहीं है, अब तुम मुझे बताओ, तुम मेरी कुंडली पढ़कर क्या क्या बता सकते हो? उसमें सबसे पहले तो नेचर पता चल जाएगी बहुत क्लोजली, ठीक है। ये पता चल जाएगा कि इसका सोचने का तरीका क्या है इंसान का। ये बहुत मनी माइंडेड है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, और ऐसे 100 ट्रेड पता चल जाएंगे, ठीक है, विच कम्स वेरी हैंडी एट द टाइम ऑफ मैच मेकिंग। क्योंकि मैच मेकिंग के पास के टाइम पे तो आपके पास एक थर्ड पर्सन की कुंडली आती है जिसको आप ना मिले हो ना देखें, तो वहां से हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो इंसान इनके लिए कंपेटेबल रहेगा या नहीं रहेगा। दूसरा पता चलता है उसकी करियर की ग्रोथ। मैंने बोला था एक बात पहले कि कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है। यहाँ तो वो क्वेश्चन लेके आया कि मैं करियर में ये करना चाहता हूँ, होगा या नहीं होगा। अगर वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है, मुझे नहीं पता कि वो बिजनेस क्या कर रहा है, लोहा बेच रहा है, प्लास्टिक बेच रहा है, मुझे नहीं पता। पर ये बताया कि ये बंदा बिजनेस कर रहा है कि जॉब कर रहा है, बिना पूछे? मुश्किल उसके एक्सटेंट ऑफ करियर से पता चल जाएगा कि उसका करियर की ग्रोथ पता चल जाती है। अच्छा, तो तुम उस तरह लिहाज हाँ। उस लिहाज से सोच सकते तो ओके एग्जैक्टली, इंडिकेशन हो जाती है। एज आई सेड कि बिजनेस में है, जॉब में, उसकी इंडिकेशन पता चलेगी। तो फिर ये भी पता लग जाता है कि यार बहुत गले वाला आदमी है, ये तो बड़ा बेचारा सा है, तो इससे तो पैसे भी निकलवाए जा सकते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? दैट्स वेयर सरताज जी का गाना याद आ जाता है ना फिर से तो दैट्स वेयर योर एथिक्स कम्स इनटू प्ले। एथिक्स का रोल कहाँ तक है वो, क्योंकि इस इंडस्ट्री में मैंने बोला था $1 बिलियन इंडस्ट्री है, तो इसमें पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं। तो वो वहाँ पे एथिक्स हैं, आपकी मोरालिटी, आप कहाँ तक पैसा निकलवाना चाहते हो, किसी का मिसयूज कितना करना चाहते हो। इसलिए मैंने अपनी जॉब रखी हुई 9 to 5 जॉब पे जाता हूँ, तो क्योंकि हमसे वो काम नहीं होता। गुड, दैट इज गुड। पर अच्छा, ये मैं कैसे भूल गया भाई, सबसे मेन गरम मुद्दा, दुनिया का हर आदमी भले मानने ना मानने, पर वो एक बार पंडित के पास जरूर जाता है 2 कुंडलियां लेकर, एक अपनी
एक अपनी अर्धांगिनी की, राइट वर्ड, हाँ, होने जिनसे वाली पोटेंशियल अर्धांगिनी की, तो भाई गुण मिलते नहीं है या फिर मिलते हैं, ये क्या सिनेरियो भाई? अगर समझो किसी के गुण नहीं मिल रहा और उन्हें फिर भी शादी करनी, या फिर वो पता नहीं दोष गिना दिया, कोई मंगलिक हो गया, कुछ हो गया, ये क्या क्या मतलब, मैं मंगलिक हूँ अगला नहीं है तो नहीं करनी चाहिए शादी? Is it like that? दो अलग टॉपिक हैं. गुण मिलान इज वेरी पॉपुलर बट इट इज नॉट अ वेरी रिलायबल मैट्रिक शादी के लिए. अच्छा. वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शादी के सक्सेस देखने के लिए या किसी दो इंसानों की कंपैटिबिलिटी देखने के लिए और बहुत सारी चीजें, गुण मिलान इज नॉट राइट. कि हमने ये देखा है कि 36 में से 35, 34, 30 गुण भी मिल रहे होते हैं. कुंडली देखते सारे हम बता देते हैं कि ये डिवोर्स के लिए कुंडली है ये. अच्छा, अगर ज्यादा मिल रहे हो तब भी तो ये और क्या फैक्टर्स होते हैं ऐसे जो अब देखो, हाँ मैं उस पर वापस आता हूँ कि वो रिलायबल मैट्रिक क्यों नहीं है. अब आपके अच्छे खासे गुण मिल रहे हैं, उससे गारंटी नहीं है कि आपकी शादी भी अच्छी चलेगी. ओके. चल सकती है कि अगर आप कोइंसिडेंटली बाकी के फैक्टर्स जो आपने ओवरलुक कर दिए वो भी ठीक हो. ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आपके दर्द हो रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि मेरा कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हो गया, तो आइडियली तो आपको एक्सरे करना है, लेकिन आपको पता नहीं है डायग्नोस होना कैसे. आपने करवा लिया ब्लड टेस्ट, ठीक है, अच्छा. तो ब्लड टेस्ट में आया नहीं कि यार फ्रैक्चर तो है नहीं, हाँ. उसमें वैसे आया कि हाँ बीपी ठीक है, हाँ. सेल पूरे है. हाँ, तो फिर आपको लगेगा यार फ्रैक्चर तो नहीं है, तो हाँ. ठीक है भाई, फिर वो दर्द तो होगी बाद में. तो इसी तरह से गुण मिलान से आप ये देखना चाहते हो, गुण मिलान इस ब्लड टेस्ट, ओके, उससे आप फ्रैक्चर देखना चाहते हो. तो एक्सरे क्या है? एक्सरे है, उसमें आपको बहुत सारे फैक्टर्स और देखने, जिसमें न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी से आपको कंपैटिबिलिटी दिखेगी. अच्छा. दोनों की नेचर में कहाँ पे अलग अलग फैक्टर आ रहे हैं जहाँ पे उनके पोटेंशियली कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, वो देखना है. फिर देखना है कि उनके एलिमेंट्स टोटली ऑपोजिट तो नहीं है, कि एक बंदा हर टाइम बिजनेस ही सोचता रहेगा और उसकी वाइफ जो है वो घर पे तैयार होकर बैठी रहेगी कि आके मेरी तारीफ करे. ठीक है ना, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा. वो शी इज अगर वो सेल्फ ऑब्सेस्ड है या उसको तारीफ चाहिए, तो उसको हस्बैंड भी तो वैसा चाहिए ना. अच्छा जी. या तो दोनों बिजनेस माइंडेड हो. ओके, ठीक तो है. वो गुण मिलान से पता नहीं चलता. अगेन लॉजिक बेस्ड. तो गुण मिलान से आपने देख लिया कि 32 गुण मिल गए, वाह वाह इनकी तो शादी बहुत अच्छी चलेगी. वो ब्लड टेस्ट के बेस पे आपने कर दिया, और अगर ब्लड टेस्ट भी करवा लिया और यू आर लकी इनफ कि उसमें फ्रैक्चर नहीं था, फिर आपको लगेगा कि ठीक है यार ब्लड टेस्ट तो बताता है. और ये मंगलीक वाला क्या सीन है? सुनने में आता है भाई, ये मंगलीक नॉन फिल्में भी बहुत देखी हैं बॉलीवुड की. मंगलीक का अगर नॉन मंगलीक से हो गया तो भाई वो तो बाय बाय टाटा, नहीं मिलेंगे अब दोबारा कभी. ये होता है? इज इट रियल इन एनी वेज? यार मैं सबसे पहले ये बोलूंगा कि देखो सबसे कॉमन ये बिलीफ है कि मांगलिक की नॉन मांगलिक से शादी हुई तो इंसान मर जाएगा. हाँ, ठीक है, बहुत सुना. अगर उसके ही मरना है तो उसकी अपनी कुंडली कहाँ है फिर? वो एक तीसरे बंदे की कुंडली से दूसरे बंदे की कुंडली से कैसे मरेगा? अब मांगलिक देखो, मांगलिक होता है कि सर्टेन हाउसेस में मंगल बैठा है तो आप मांगलिक हो. सिर्फ प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट से कोई प्रेडिक्शन नहीं होती. अच्छा, ठीक है. और मतलब नॉर्थ इंडिया के हिसाब से चलोगे तो आप 12 में से कुछ 5 या 6 हाउसेस हैं जिसमें मंगल बैठने से आप मांगलिक हो. साउथ इंडिया में एक्स्ट्रा एडेड हाउस है. तो अच्छा, ये भी होता है. हाँ, उनका अपना बिलीफ है थोड़ा एक्स्ट्रा. ओके. तो मतलब नियरली 45 से लेके 55% तक आप कह सकते हो कि लोग जो हैं वो मांगलिक होंगे. अच्छा, फिर तो आधी दुनिया ही मांगलिक हो गई. एग्जैक्टली. तो फिर अनहैप्पी मैरिज होती है क्या? नहीं, कुछ नहीं होता. नथिंग लाइक एज लॉन्ग एज आपकी मैचिंग ठीक से हुई है तो कुछ भी नहीं होगा. ओके. ये टैबूज है ना ऐसे बना. कितने और टैबू सुनता हूँ मैं, जैसे पितृ दोष हो गया या काल सर्प दोष. व्हाट आर दीस? छोटा सा अगर कोई पता लगे, और ये हैं भी हैं कि नहीं भी हैं? देखो, मांगलिक होना यानी कि मंगल दोष होना, पितृ दोष होना, काल सर्प दोष होना, ये सारे रूल्स मैं तब मानूं जो हम इनिशियली मानते थे. जब मैं दूसरे इंस्टीट्यूट से सीख के आया, हमें लगा यही होता है. उसको मैं तब मानूं कि एस्ट्रोलॉजी में अगर कोई रूल है तो इट शुड स्टे यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल द चार्ट्स. अच्छा. अगर मेरे काल सर्प है, मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको भी तो आनी चाहिए वो. अच्छा. ठीक है ना. अगर काल सर्प के वजह से ही मुझे जॉब नहीं लग पा रही, तो दैट मीन्स आपको भी नहीं लगनी चाहिए. अच्छा. उस दिशा में रूल तो सेम होना चाहिए. हाँ, ठीक है, जेन्युइन बात है. या फिर किसी और को अगर जॉब नहीं लग रही, क्या उसके भी काल सर्प ही है? तो वो रूल सेट नहीं बैठता.
तो अच्छा। उसमें क्या होता है कि ये तीर तुक्के वाली एस्ट्रोलॉजी है कि आपका ये प्लेनेट यहाँ पे प्लेस्ड है तो आपके साथ ऐसा होगा, ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो एक तीसरे प्लेनेट ने दृष्टि कर दी थी, इसलिए नहीं हुआ। ओके। फिर हो भी गया, दृष्टि के साथ भी हो गया इसलिए क्योंकि तीसरे प्लेनेट ने वहां से कंजंक्शन कर ली। ओके। तो वो तीर तुक्के वाली एस्ट्रोलॉजी है, उसमें से 3 में से एक तो तुक्के से ठीक हो जाएगी प्रिडिक्शन। अच्छा हाँ ठीक है, मतलब ये तो प्लेइंग विद प्रोबेबिलिटी है ना। एग्जैक्टली, वो तो कुंडली खोलने की जरूरत नहीं है आपको। तो 3 में से तो एक तो वैसे ही ठीक हो जानी है। तो व्हेन आई वाज लर्निंग दैट मुझे लगा कि यार दिस इज नॉट, मैं हर चीज को क्वेश्चन करना चाहता हूँ हाँ। कि अगर ये एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा ना रूल, तो मैं नहीं मानता। मेरे हिसाब से अगर कोई रूल है तो 10 में से 8 जगह ठीक बैठना चाहिए, देन इट इज अ रूल। सही अगर हो वो गया। 10 में से सिर्फ 3 जगह ही ठीक बैठ रहा है, वो तो तीर तुक्का है। तो ऐसे आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये भगवान जाने, पर जो लिखा कर लेकर आए हैं मेरे ख्याल से वो तो भोगनी ही पड़ेगी। भोगनी ही पड़ेगी। सही बात है। कर्म का फल बताया कृष्ण जी ने हाँ। गीता में। कर्म का फल तो बताया कृष्ण जी ने, और आप हमें जाते जाते कुछ बताना चाहते हो कि अबाउट एनीथिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी, क्या माने क्या ना माने और क्यों माने, छोटा सा देखो, पार्टिंग थॉट। मैं आपको और हमारे जो भी एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि लोग एस्ट्रोलॉजी को एज अ फेथ, एक बिलीफ की तरह लेते हैं, और इस बिलीफ का जो मिसयूज होता है वहाँ पे हम गलत हो जाते हैं। ट्रू, सही बात है। तो फेथ को मिसयूज करना पैसे के लिए या लालच के लिए या डर के लिए, दैट इज नॉट राइट मेरे हिसाब से। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करते हो तो उसको डेस्परेटली यूज़ मत करिए, उसको अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करिए, उसको अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए यूज़ करिए। उसको अगर आप ऐसे यूज़ करते हो कि मुझे ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, मुझे उपाय करना है, मुझे रेमेडी करनी है, तो आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो और किसी और को नहीं। अमेजिंग। खुद पर विश्वास रखें। रामधारी दिनकर जी की लाइन से आपको छोड़कर जाता हूँ कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। थैंक यू। जुड़े मेरे साथ आप आज सिद्धार्थ कालिया, आचार्य सिद्धार्थ कालिया। आचार्य मत बोलिए। आचार्य मत बोलिए। मेरे साथ जुड़े, बहुत प्यारी बात हुई एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, न्यूमरोलॉजी के ऊपर। हम दोबारा इन्हें लेकर आएंगे आपके पास। आप देखते रहिए रेडियो हाँ जी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू।